नमस्कार दोस्तों। संविधान की ये हमारी तीसरी क्लास है। अपनी पिछली क्लास में हम उपराष्ट्रपति तक देख लिए थे। आज की क्लास में हम उससे आगे की बात करेंगे। देखिए, अगर आपने हमारी पहले की 2 क्लास नहीं देखी तो पहले उसे देख लीजिए, फिर इसे देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो शायद 1 या 2 क्लास और लगेगी और उसके बाद ये संविधान पूरा ख़त्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। देखिए, आज हम पढ़ते हैं, शुरुआत हम करते हैं अपनी पढ़ने की केंद्रीय मंत्री परिषद से। देखिए, लोकसभा में आपको पता है कि 545 एमपी चुनकर आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और इन्हीं 545 में से कुछ लोग बन जाते हैं केंद्रीय केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य बनते हैं और मंत्री बनते हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री परिषद में कैसे मंत्री होते हैं, तो 3 प्रकार के। प्रधानमंत्री तो होते ही हैं, जो इनके प्रधान होते हैं ना, मंत्री परिषद के सबसे मुख्य होते हैं, मुखिया होते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो 3 प्रकार के मंत्री हुए। कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो देखो, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं कर लेता। प्रधानमंत्री जिसको बोलेगा नियुक्त करने के लिए उसको करता है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। इसका प्रमुख कौन होता है, तो आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री इसका प्रमुख होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे तो मंत्रिपरिषद अपने आप ही खत्म हो जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री इसका मुखिया होता है। अब देखिए, ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये होते हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। क्योंकि आपको मैं पहले बताया कि ये लोकसभा के 545 सदस्यों में से ही होते हैं, तो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? लोकसभा के प्रति ही होंगे। इनको हटाया कैसे जाए, तो इनको हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना होगा। इसको बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। अविश्वास प्रस्ताव लाना होगा, और जब सरकार अपना विश्वास नहीं साबित कर पाएगी, अपना बहुमत नहीं साबित कर पाएगी, तो सरकार गिर जाती है और मंत्रिपरिषद भी खत्म हो जाती है। इसका आकार कितना होगा? देखो, ऐसा हो सकता है ना कि सबको खुश करने के लिए जो सरकार हो, सबको कुछ ना कुछ मंत्री बना दे, है ना। किसी को छोटा छोटा मंत्री बना दे, कि किसी को नदी मंत्री बना दे, फिर किसी को तालाब मंत्री बना दे, किसी को रेल मंत्री बना दे, किसी को पटरी मंत्री बना दे। इतने सारे मंत्री बना देंगी सरकार, क्योंकि सबको खुश करना है। लेकिन सब मंत्री बन जाएंगे तो फिर तो अव्यवस्था हो जाएगी ना। तो फिर एक संशोधन हुआ, जिसको बोलते हैं 91वां संविधान संशोधन। 91वें संविधान संशोधन में ये तय किया गया कि लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकते मंत्री। तो कुल सदस्य कितने हैं, मान लो 545, तो इसका 15% कितना होगा, तो इसका देखो, इसका 10% तो करीबन 55 होगा, और इसका, और इसमें आप 27-28 जोड़ लो, तो ये करीबन हो जाता है, करीबन 80 सदस्य हो गए मान लो। एक मोटा मोटा आंकड़ा बता रहा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कुल मिला के मंत्री परिषद कितने मंत्री होंगे? 80 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये तय कर दिया भाई कि 15% से ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ से तो यहाँ इतने सवाल आ सकते हैं। अगले एक पद के बारे में हम बात करेंगे, जिसको बोलते हैं महान्यायवादी। इसके बारे में किस अनुच्छेद में बात की गई है, ये सवाल आता है। तो इसके बारे में बात की गई अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 76 में ये बोला गया है कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि सलाहकार होगा, जो सरकार को विधि से संबंधित सलाह देगा, जो कहलाएगा महान्यायवादी। इसी तरह से राज्य में भी होता है, जिसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल, तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। महान्यायवादी को नियुक्त कौन करता है, तो आपको पता है कि राष्ट्रपति नियुक्त करता है। देखिए, सवाल सीधा आएगा यहाँ पर, एकदम जितना मैं बता रहा इतने से ही सवाल आएगा, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसीलिए ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में कि देखो भाई, सर्वोच्च विधि सलाहकार होता है, नियुक्त करता है राष्ट्रपति। योग्यता क्या होती है इसकी? कोई भी आदमी थोड़ी ना न्यायवादी बन जाएगा। तो योग्यता होती है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। अब आपको पता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है ना, तो आपको ये देखना है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। अब जब एडवोकेट जनरल की हम बात करेंगे ना, तो वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखेगा, वो बनेगा राज्य का विधि सलाहकार। ठीक, अब ये काम क्या क्या करता है, तो ये काम करता है कि भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। इसको मतलब अधिकार क्या क्या है बता रहा, कि सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है, ये बैठ सकता है, सुनवाई कर सकता है। संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, भाग ले सकता है संसद की कार्यवाही में। लेकिन एक चीज है,
मतदान का अधिकार नहीं है। भाग तो ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ये है इसकी बात। इसका कार्यकाल कितना होगा? तो इसका कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति चाहे, बस राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा। लेकिन सामान्यतः 3 वर्ष इसको दिया जाता है। तो वैसे तो 3 वर्ष होता है, लेकिन जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक ही रहता है। राष्ट्रपति चाहेगा तो इसको हटा सकता है। ठीक है, अब हम इसके आगे देखते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है? सवाल सीधा आएगा, अनुच्छेद 148, 148। देखिए 1 है और एक तो याद कर लो, 4 का डबल होता है 8, ऐसा कुछ याद कर लेना, 1 4 8 ऐसे करके 148। इसका नियुक्त कौन करता है? तो इसको भी नियुक्त करेगा राष्ट्रपति। देखिए जो मैक्सिमम जो लोग हैं उनको राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। ठीक है, तो ये जो संवैधानिक पद हैं इनको राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। ठीक है, तो इसको नियुक्त करेगा राष्ट्रपति। काम क्या होगा इसका? तो केंद्र तथा राज्य सरकारों के लेखाओं का लेखा परीक्षण करता है। तो ये लेखा परीक्षण करता है, ऑडिट करने का काम करता है। इसीलिए इसको ऑडिटर जनरल भी बोलते हैं, कैग बोलते हैं ना, इसी का नाम है कैग, क्योंकि ये ऑडिट करता है, लेखा परीक्षण करता है। राष्ट्र रिपोर्ट किसको सौंपेगा? तो भाई जिसके जो उसको नियुक्त करेगा, जो उसी को तो नियुक्त रिपोर्ट सौंपेगा ना, तो राष्ट्रपति को सौंपेगा। अब इसका कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल फिक्स है। इसका कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष। अगर 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। ठीक है, मतलब यार 6 साल करेगा, मान लो 6 साल होने से पहले ही वो 65 साल का हो गया, तो भी उसको निकाल देंगे। सेवानिवृत्ति के बाद भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर पात्र नहीं होगा। दूसरा कोई पद उसको नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि भाई अगर दूसरा पद उसको के लिए वो पात्र होगा तो शायद वो लालच में आ जाए कि सेवानिवृत्ति के बाद आप मेरे को दूसरा पद दे दोगे, इसलिए मैं आपके अनुसार काम करूंगा, ऐसा ना करने लगे वो। इसीलिए वो किसी पद के लिए पात्र नहीं होगा, है ना। इसके बाद देखते हैं संसद के बारे में। देखिए संसद से सवाल आता है, एक आध सवाल आ जाता है हर बार। संसद में आपको पता है कि संसद के 3 अंग हैं, हम सबको रटा हुआ है। राज्यसभा जो कि उच्च अंग है, लोकसभा जो कि निम्न अंग है, निम्न सदन है, अंग नहीं बोलेंगे सदन बोलेंगे, और राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। अब एक एक करके इनके बारे में देखो। राष्ट्रपति के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में देख लेते हैं। राज्यसभा ना अनुच्छेद 80 में इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। अनुच्छेद 80 में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि यार देखो क्या है ना, कि इसमें कुल मिला के 250 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में कुल मिला के 250 सदस्य होते हैं। इसमें से 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य जो होते हैं ना मनोनीत होते हैं। मैंने कल जब राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की थी, तो मैं मतलब इसके पहले वीडियो में, तो उसमें मैं बताया था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करते हैं? निर्वाचित सदस्य करते हैं। ये 12 लोग नहीं करेंगे। तो कुल मिला के 250 है, 238 निर्वाचित है और 12 मनोनीत हैं। वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में 245 है, 245 है वर्तमान में, 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत। तो 12 मनोनीत तो हमेशा से हैं, ये निर्वाचित थोड़े कम हो गए हैं, 5 कम हो गए। ठीक है, पहला इसका गठन कब किया गया? ऐसा फैक्चुअल सवाल आ सकता है। 3 अप्रैल 1952 में, क्योंकि आपको पता है कि 1952 में चुनाव हुआ हमारे देश में, 51-52 में पहला चुनाव हुआ, और उस चुनाव के बाद राज्यसभा और लोकसभा बने। चुनाव से पहले तो ये थे नहीं। तो उसमें इसका गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को। प्रथम बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को। अप्रैल में गठन हुआ, अप्रैल के बाद मई आया, तो मई में पहली बैठक हो गई। ये उच्च सदन है और स्थायी सदन है। अब आप बोलोगे यार स्थायी कैसे है? स्थायी इस तरह से है कि इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है ना, और हर 2 साल में 1/3 सदस्य निकलते जाते हैं और 1/3 ऐड होते जाते हैं। अब ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि मान लो ये होगा, ये मान लो 1952 है, यहाँ पे ऐसे आप ले लो, हर 6 साल में देखो, इससे 6 साल में ना, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा, 1952 है तो 6 साल क्या होगा? 1958। फिर 6 साल क्या होगा? 1964।
देखो 52 में हुआ तो 54 में ना, 1954 को 1/3 सदस्य निकल जाएंगे, 1/3 सदस्य निकल जाएंगे, 1/3 बाहर हो गए। लेकिन वहीं 1/3 नए सदस्य ऐड भी हो जाएंगे। फिर यहाँ पे 1956 में क्या होगा, 1956 में क्या होगा, 1/3 सदस्य निकल जाएंगे, बाहर हो गए, लेकिन 1/3 यहाँ शामिल भी हो जाएंगे, नए 1/3। तो हर बार 1/3 सदस्य हर 2 साल में निकल जाते हैं, लेकिन नए 1/3 सदस्य शामिल होते जाते हैं। तो कभी भी ये सभा ना भंग नहीं होती, क्योंकि हमेशा इसके सदस्य जुड़ते जा रहे हैं, कभी भी ये हमेशा चलती रहती है, इसलिए ये स्थायी सदन कहलाता है। ठीक है। सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए न्यूनतम, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। कार्यकाल कितना होना चाहिए, 6 वर्ष। ठीक है। प्रदेन सभापति कौन होता है, तो कल ही हम बात किए थे कि राज्यसभा का प्रदेन सभापति कौन होता है भाई, उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति इसका सभापति होता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये बात हम कर चुके हैं। पहले सभापति कौन थे, यहाँ से फैक्चुअल सवाल बिल्कुल बन सकता है। पहले सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले सभापति थे। अगर आप अच्छे से पढ़े हो पॉलिटी तो आपको पता है कि पहले उपराष्ट्रपति भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। अब जब उपराष्ट्रपति रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि सभापति भी होंगे, है ना। अब इसके बाद हम देखेंगे लोकसभा के बारे में। ये लोकसभा जो है ना, अनुच्छेद 81 में बताया गया है इसके बारे में। अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। ये निम्न सदन है और अस्थायी सदन है, क्योंकि हर 5 साल में ये भंग हो जाती है। इसके कुल सदस्य कितने हैं, तो शुरुआत में 550 थे, 550 थे। 530 राज्यों से और 20 किससे, यूटी से चुनकर आते थे, संघ शासित प्रदेशों से। वर्तमान में 543 है, 524 राज्यों से और 19 यूटी से। तो ये सदस्य संख्या आम तौर पे नहीं पूछी जाती, पूछ भी सकता है ना, अगर थोड़ा सा सरल करना होगा एग्जाम को। तो सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। तो आपसे में से बहुत लोग लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं, 25 वर्ष है इसकी न्यूनतम आयु। कार्यकाल होता है 5 साल। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, 13 मई 1952 को। तो मई में राज्यसभा का भी हुआ और लोकसभा का भी हुआ। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ये सवाल बिल्कुल आता है, बहुत बार आता है, गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी जी थी, मीरा कुमारी, है ना, ये तो आप लोग इनको देखे भी होंगे। तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी। अब देखो एक बढ़िया एक कॉन्सेप्ट चलता है हमारे देश में, संयुक्त अधिवेशन जिसको बोलते हैं। इसके बारे में एक 108 में दिया गया है, 108 अनुच्छेद इसका बिल्कुल पूछता है, तो इतना याद कर लेना कि संयुक्त अधिवेशन किसमें है, 108। देखो संयुक्त अधिवेशन क्यों जरूरत पड़ती है संयुक्त अधिवेशन की, तो किसी विधेयक के दोनों सदनों के बीच मतभेद की स्थिति में, जब दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है ना किसी विधेयक को लेके, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। इसको बुलाता कौन है संयुक्त अधिवेशन, तो राष्ट्रपति बुलाता है। ये सवाल बन रहा है ना, ये जो मैं फैक्ट बता रहा, यहीं से सवाल बनेंगे सीधे सीधे कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो इसकी अध्यक्षता करता है। विधेयक पारित कैसे होता है, तो सब लोग एक साथ बैठ जाते हैं, 545 प्लस 200, जो 245 है ना, मतलब 200 जो 250 में से सब बैठ जाते हैं एक साथ, और सब बैठते हैं और बहुमत के आधार पर फैसला होता है, तो साधारण बहुमत से फैसला होता है। देखो ये किस मामले में नहीं बुलाई जा सकती संयुक्त अधिवेशन, तो संयुक्त अधिवेशन किस मामले में नहीं बुलाया जा सकता, संविधान संशोधन में। संविधान संशोधन विधेयक की दशा में नहीं बुलाया जा सकता संयुक्त अधिवेशन, और अब तक ये 3 बार बुलाई गई है। आप जब लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो ये तीनों मामले आपको दिखेंगे। आपसे फैक्चुअल सवाल आ सकता है कि कितने बार बुलाई गई, तो 3 बार, 3 बार, है ना। एक और विधेयक है जिसको बोलते हैं धन विधेयक, इसके बारे में है 110 में। देखो ये सब याद रखना है, इन अनुच्छेदों को हमको याद रखना है। 108 हो गया, 110 हो गया। धन विधेयक पर निर्णय कौन करता है,
तो लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है। ये एक सवाल बन गया। कौन तय करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है। पेश यहाँ किया जाता है भाई, ये तो लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जाता। तीसरी बात है, राज्यसभा अधिकतम इसको 14 दिन रोक सकता है, और ज़्यादा शक्तियां राज्यसभा के पास है नहीं, तो अधिकतम इसको 14 दिन रोक सकता है। 3 समितियां हैं, वित्त से संबंधित 3 समितियां हैं। यहाँ से इतना सवाल आता है कि आप भी बोलोगे यार इतना सवाल क्यों इन समितियों से आ रहा है। देखो, एक समिति है जिसको बोलते हैं प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति के कुल 30 सदस्य हैं और केवल लोकसभा से रहते हैं। देखो यही सवाल आएंगे, एकदम बेसिक सवाल। कुल मिला के 30 सदस्य 30, और पूरे पूरे लोकसभा से। दूसरी है लोक लेखा समिति, ये इसके कुल मिला के 22 सदस्य हैं। लोक लेखा और लोक उपक्रम समिति दोनों के 22 सदस्य हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 22 सदस्यों में से 15 आते हैं लोकसभा से और 7 आते हैं राज्यसभा से। ठीक, लोक उपक्रम समिति जो है इसके भी 22 सदस्य हैं, हम बात किए। 15 आते हैं लोकसभा से, 7 आते हैं राज्यसभा से। यहीं से एक सवाल पूछ देगा आपसे, इन्हीं फैक्ट्स में से, और कुछ नहीं। सोचिए कितना आसानी से आप बना लोगे, है ना। हमारे देश में एकीकृत न्याय प्रणाली भी है, अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे, न्यायपालिका के बारे में। लेकिन आप देख सकते हो कि एकीकृत न्याय प्रणाली है, सबसे ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आती है हाई कोर्ट, और इसके बाद आती है अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट मतलब कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गया, ऐसे सब आते हैं इसके नीचे। ठीक है, अब हम उच्चतम न्यायालय के बारे में देख लेते हैं। देखिए, आज हम उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय देखेंगे, इसके बाद हम अगली क्लास में बाकी चीज़ें देखेंगे, क्योंकि क्लास बहुत लंबी होती है तो बोर होने लगते हो आप लोग, इसीलिए मैं लंबी क्लास नहीं ले रहा हूँ। उच्चतम न्यायालय, देखिए उच्चतम न्यायालय ना, न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है पहले देखते हैं। तो न्यायाधीशों की कुल संख्या है 34। 33 न्यायाधीश हैं, 33 न्यायाधीश हैं और एक है मुख्य न्यायाधीश, तो कुल मिला के हो गया 34। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के बारे में बात की गई है, 124 से बात की गई है, अलग अलग अनुच्छेदों में इस पर बात की गई, 124, 125 ऐसे करके। इसका गठन कब हुआ पहली बार? तो गठन हुआ इसका 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा देश गणतंत्रिक हुआ, 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे के दिन हमने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। ठीक, इसको न्यायाधीशों को नियुक्त कौन करता है? तो न्यायाधीशों को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे का शपथ दिला रहे हैं। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन राष्ट्रपति खुद के मर्जी से नहीं कर देता कि मैं इसको बनाना चाहता हूँ मुख्य न्यायाधीश, इसको न्यायाधीश बनाना चाहता हूँ, खुद से नहीं करता, वो सलाह लेता है। अब किसकी सलाह लेता है, इस पर विवाद हुआ, और सरकार एक, आपको पता होगा कि NJAC लॉ लेकर आई थी, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, 99 संविधान संशोधन में लाई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट बोली कि ये ना सेपरेशन ऑफ पावर या शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ है। सरकार नहीं तय करेगी कि कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनेगा ये तय करने के लिए एक संस्था होगी जिसको कहा जाता है कोलेजियम। कोलेजियम में कौन होगा? तो कोलेजियम में होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश प्लस मुख्य न्यायाधीश, मतलब ये 5 लोग मिलकर तय करेंगे कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश कौन बनेगा, सरकार नहीं तय करेगी। तो आप समझ गए, कोलेजियम तय करता है। लेकिन क्या ऐसा होगा? तो ऐसा जब उन लोग खुद से तय करेंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उन लोग बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लगें, बहुत ज़्यादा उनके अंदर अत्याचार करने लगें, या खुद मनमाना फैसला करने लगें। तो नहीं, वो मनमाना फैसला इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर वो असंवैधानिक रूप से कोई काम करेंगे तो उन्हें हटाया जा सकता है। तो उन्हें हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है भाई? कि यदि वो सिद्ध कदाचार, मतलब कि अगर वो सही से काम नहीं कर रहे हैं या असमर्थता, काम नहीं कर पा रहे हैं ना, असमर्थ हैं काम करने में, तो सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 2/3 मेजॉरिटी चाहिए भाई।
2/3 बहुमत से न्यायाधीश को हटा सकते हैं। लेकिन आप जब राष्ट्रपति को हटाने के लिए देखे थे, बात किए थे, तो हम बोले थे कुल सदस्य संख्या का 2/3। जज को हटाने की बात आ रही तो क्या बोला जा रहा है, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। इन दोनों में फर्क होता है भाई। कुल सदस्य का 2/3 मतलब कुल जितने सदस्य हैं ना संसद में, सबका 2/3 होना चाहिए। ये ज्यादा कठिन होता है। उपस्थित एवं मत देने वाले का 2/3 तो उतना मुश्किल नहीं होता। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि कुछ सदस्य बीमार हैं, कुछ लोग छुट्टी में हैं, जितने लोग आए हैं और उसमें भी जितने लोग वोट दे रहे हैं, वोट देने वालों का 2/3 लोग अगर वोट दे देंगे और बोलेंगे कि हम नहीं चाहते इस जज को बनाए रखना, ये जज सिद्ध कदाचार या असमर्थता के कारण अपने काम को नहीं कर पा रहा है, तो उसको हटाया जा सकता है। ठीक है। न्यायाधीश को नियुक्त होने की क्या योग्यताएं हैं? कौन सा व्यक्ति न्यायाधीश बन जाएगा? हर कोई थोड़ी ना बन जाएगा। तो वो बनेगा जो भारत का नागरिक हो। ये बात तो सब में तय है। उच्च न्यायालय ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। तो हाई कोर्ट में 5 साल तक वो जज रहा हो। उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। तो 5 साल जज रहा हो, 10 साल वकील रहा हो, और राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधि वक्ता हो। तो इन तीनों चीज़ों में कोई अगर वो पूरा कर रहा है, फुलफिल कर रहा है कोई क्राइटेरिया, तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। या तो वो 5 साल जज रहा हो हाई कोर्ट में, या 10 साल वकील रहा हो, या राष्ट्रपति की निगाह में, राष्ट्रपति की राह में पारंगत विधि वक्ता हो। तो कल को आप राष्ट्रपति को लगेगा कि फलाना लड़का पारंगत विधि वक्ता है, तो उसको राष्ट्रपति नियुक्त कर देगा भाई, है ना, उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बना देगा। अब हम देख लेते हैं उच्च न्यायालय के बारे में। उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है, सॉरी क्या दब गया, उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 214 से। तो आपको पता है 124 से मैं बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, और 214 से, ठीक है, 214 से हाई कोर्ट के बारे में है। तो इसमें क्या बताया गया है कि वर्तमान में कुल संख्या कितनी उच्च न्यायालयों की? 25। तो कुल मिला के अभी 25 हाई कोर्ट हैं। न्यायाधीशों को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। इसके न्यायाधीश जो होते हैं उनको कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। लेकिन फिर वही बात आती है कि अपने मन से नहीं करता, बल्कि कोलेजियम की सिफारिश से करता है। ठीक है। न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल दिलाता है। ये चीज आप ध्यान रखना, ये दोनों चीजों में आप फंस सकते हो भाई। मुझे पता है कि आप कहाँ फंस सकते हो। देखो ये सवाल आएगा कि नियुक्त कौन करता है, तो नियुक्त करने वाला है राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाने वाला है राज्यपाल। ये दो चीजें हैं, नियुक्ति और शपथ दिलाना। इसको आराम से पढ़ना, हड़बड़ी में आप इन दोनों में गलती कर सकते हो। इनको हटाया जा सकता है क्या? तो हाँ बिल्कुल हटाया जा सकता है। कब हटाएंगे? सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर दोनों प्रत्येक सदन के द्वारा विशेष बहुमत, वही 2/3 मेजोरिटी से इसे हटाया जा सकता है। ठीक है। इनकी आयु कितनी होती है? तो इनकी सेवानिवृत्ति होती है 62 साल में। तो देखो ये ध्यान रखो कि 62 साल है हाई कोर्ट का, 65 साल है सुप्रीम कोर्ट का। तो मान लो कोई हाई कोर्ट में रिटायर हुआ और उसका सुप्रीम कोर्ट में हो गया, तो वो 3 साल तक फिर सुप्रीम कोर्ट में काम कर लेगा। तो ये होता है 65 साल। इस कौन व्यक्ति हाई कोर्ट का जज बन सकता है भाई? तो भारत का नागरिक हो, ये तो था ही। भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो। तो 10 साल तक न्यायिक पद हो। किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक वो जज रहा हो, सॉरी वकील रहा हो, तो भी बन सकता है। तो ये हो गया हाई कोर्ट के बारे में। इसके बाद हम राज्यपाल और बाकी चीज़ों के बारे में अपने अगली क्लास पर बात करेंगे। आपको आज की क्लास कैसी लगी? आपके कुछ सुझाव हों तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमारी क्लास देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।